नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम आज की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। 13 जनवरी का प्रश्न क्या है इसको जान लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम अगर दे पा रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो या एमपीपीएस दे रहे हो, आरएएस दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, यूकेपीएससी पीएससी दे पा रहे हो, तो वहाँ अगर आपको जानकारी होगी कि नॉलेज का जितना रोल है उससे ज़्यादा रोल क्या है आंसर राइटिंग का। क्योंकि जब आप उस मेंस में जब लिखते हैं तो उसके पास एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जब जाती है तो आपकी भाषा शैली को देखता है, आपके लिखने की प्रवृत्ति को देखता है, आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा उसको देखता है, आपने मेन पार्ट में क्या लिखा उसको देखता है, कंक्लूजन में क्या लिखा उसको देखता है। तो यानी वहाँ उसको आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता कि आप किस जाति समुदाय से किस क्षेत्र से आते हैं, या उसको ये नहीं पता होता कि आप किस तरह के दिखते हैं, आपके पास क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। उसको मतलब है कि जो आपने दिखाया है उसके आधार पर आपको नंबर देता है। तो जरूरी होता है आंसर राइटिंग की कला को सीखना। अगर इस कला को नहीं सीख पाएंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लीजिएगा, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका आपको नहीं आएगा तो आपके नंबर अच्छे प्राप्त नहीं हो सकते। तो बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग को सीखना। इसीलिए हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पर डे एक क्वेश्चन लेके आते हैं, जहां से आपके अंदर की जो एक छोटी छोटी समस्याएं हैं वो आपके दिमाग में ध्यान रखना, कहीं ना कहीं समस्या का निस्तारण होता हुआ चला जाएगा। मैं इसके लिए आपको वादा करता हूं, कमिटमेंट करता हूं कि आपके अंदर जो एक आंसर राइटिंग की कला है वो बिल्ड हो जाएगी आराम से, यदि आप इस प्रोग्राम को लगातार देखते रहेंगे। और दूसरी चीज, आप अगर इस प्रोग्राम से थोड़े बहुत भी लाभान्वित हो रहे हैं, आपके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है आंसर राइटिंग को लेते, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम जरूर दीजिएगा। मुझे भी एक दूसरे के बीच में चीज़ों को शेयर करिएगा। हो सकता है कि किसी आदमी को ऐसी आंसर राइटिंग की जरूरत हो तो वहाँ इससे लाभान्वित हो जाएगा। जो सीरीज है लगातार चलती रहेगी, बस आपका प्रयास बना रहे। तो आइए दोस्तों हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं 13 जनवरी क्वेश्चन क्या है आंसर राइटिंग का। उससे पहले एक न्यूज़, एक अपडेट। जैसा कि जानते हैं कि यूपीपीसीएस का एग्जाम जो है 14 मई को प्रस्तावित है। और एक विशेष सूचना ये इसलिए है कि यदि आपको डर लगता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हमारा बार बार नहीं होता है, मेंस अच्छे से तैयार है, आपके अंदर एक वो इंसान बैठा हुआ है जो बार बार ये कहता है कि मैं कोचिंग करने के बिना क्वालिफाई ही नहीं कर पाऊंगा, आप मोटी मोटी फीस देने में असमर्थ हैं, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास मेंटोर नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपके पास रिसोर्स बेटर नहीं है, आपके पास एक प्रकार से स्ट्रेटेजी नहीं है, आपकी प्लानिंग बेस्ट नहीं है, इन सब का निचोड़, इन सब का समाधान ध्यान रखना हम इस बैच में लेके आ चुके हैं। इस पूरे बैच को लीड मैं कर रहा हूं, मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊंगा। आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा होता है, तो निसंकोच आपको कुछ भी नहीं करना, आप 199 इतनी कम फीस में, ध्यान रखना। अगर देखा जाए तो क्या आता है आज के समय में, एक 199 में क्या आता है, ध्यान रखना, सोचो, इमेजिन करिएगा। तो यहाँ ओजांग एनी टाइम लर्निंग एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा। जो 20 जनवरी से बैच का स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो दिए गए नंबर हैं, इन पे आप डायरेक्टली कॉल करिएगा, काउंसलर से बोलिएगा कि हम एडमिशन लेना है। आप एनरोल करेंगे तो आपको मैं ये चैलेंज कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से, ध्यान रखना, मिल जाएंगी। आइए प्रश्न की डिमांड को समझ लेते हैं, क्या प्रश्न कह रहा है। यूपीएससी 2020 की धर्मशाला से निकला हुआ ये प्रश्न है और इस प्रश्न की प्रवृत्ति क्या कहना चाह रही है इसको देखने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, सारे प्रश्न मैं यूपीएससी के इसलिए लेके आता हूं कि आप एक आंसर राइटिंग इसलिए सीखें कि बहुत मजे के साथ। क्या प्रश्न है, सजेस्ट मेजर्स टू द इम्प्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट जुडिशियस यूज द अंडर डिपेंडिंग सिनेरियो। घटते परिदृश्य के तहत इसके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जल भंडारण, जो वाटर हमारे पास जो एक इम्प्रूवमेंट है, या कह सकते हैं कि इसको कैसे स्टोर करना है, जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली दोनों के बारे में पूछ रहा है। सुधार के उपाय बताइएगा। 2020 में ये प्रश्न यूपीएससी की धर्मशाला से निकल के आपके सामने आया, उसको कैसे टैकल करेंगे। अब इसके सापेक्ष में तुम्हें क्या इसमें लिखना है, क्योंकि यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी को शब्दों में बांध देता है, आपको तरीकों में बांध देता है। अब जब तक आप इसकी डिमांड को नहीं समझ पाओगे कि प्रश्न में हमें लिखना क्या है, तो एक रिजनल व्यक्ति की तरह आप बातें करेंगे, भैया ऐसे ऐसे कर लो, पानी की कमी हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। हमें वास्तविक बातें करनी है, हमें तथ्यों के साथ बातें करनी है, हमें डाटा के साथ बातें करनी है, हमें सही तरीके से बात करती हैं। यही तो यूपीएससी एस्पिरेंट है। नहीं, बाकी तो दुनिया में बातें दुनिया में कोई भी कर सकता है। अगर आपसे मैं पूछूं गरीबी कैसे हटेगी, एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति, ध्यान रखना, जिसने कभी किताबों को खोला भी नहीं है, वो बता दे गरीबी कैसे हटेगी। सबके पास पैसा है तो गरीबी हट जाएगी। अब पैसा आएगा कहां से, ये उसको नहीं पता होगा। तो ये बात हमें समझनी है कि घटते प्रदर्शन, उसने ये दिखा दिया कि वर्तमान में पानी का जो स्ट्रक्चर है वो लगातार घट रहा है। इंडिया आज भी लगभग कहा जाए बेहतर पानी हम हर व्यक्ति को नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
बेहतर पानी के साथ साथ आपने देखा होगा लगभग 5 लाख मौतें होती हैं टीबी के माध्यम से इंडिया में एवरी ईयर, जिसमें 20% जो मौतें हैं, ध्यान रखना, वो पानी की कमी से होती हैं, बेहतर पानी नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ बेहतर के साथ साथ अब पानी की कमी हो रही है। एक वो आबादी जो अभी भी, ध्यान रखना, पानी का उपयोग करने में, ध्यान रखना, सक्षम नहीं है हुई है, तो आने वाले समय में लगातार भूस्तर जो लगातार घट रहा है, उसके परिदृश्य में आपको डिफाइन करना है कि कैसे सुधार करें कि मानव प्रजाति जो है इस संसार में, ध्यान रखना, या इंडिया के सापेक्ष में अगर हम लोग देखें तो बेहतर जीवन यापन कर सके, जिससे हमारी समस्या पैदा ना हो। आज भी तुम रेगिस्तान में जाओगे, राजस्थान में जाओगे या इस ऐरे एरियो में जाओगे, पानी का लेवल लगातार, जहां 50, 60, 70, 80 फीट पे पानी आता था, वो लगातार नीचे जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पानी आना ही बंद हो जाएगा। तो इसी के आपसे सुझाव मांग रहा है कि जल भंडारण कैसे करें, लोग जो मिसयूज करते हैं पानी का उसको कैसे रोकें। अब इसके सापेक्ष में तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे, उसके लिए जरूरी है आपके पास एक डायरेक्शन का होना, राइट। आइए हम चर्चा कर लेते हैं और हमें क्या इसमें करना चाहिए, प्रश्न की डिमांड क्या है उसको समझते हैं। बहुत मजा आपको आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि प्रतिदिन क्लास में मजा आता होगा। तो इसको जरूर देखा करें और शेयर भी करा करें। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। तो यानी आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बेनिफिशियल ये प्रोग्राम होगा। एक दिन आप देखना कि आपसे कितना लाभान्वित इससे हो जाएंगे। क्या है, आप पहले क्या बताएंगे, इस पानी के परिदृश्य में थोड़ा सा डिफाइन कर दो कि क्या स्थिति है, क्या भारत को, ध्यान रखना, इस समय समस्या का कंडीशन है। इन वाटर के रिप्रेजेंटेशन में आप इसको डिफाइन कर लो कि क्या वर्तमान में ऐसी स्थिति है, समस्या पैदा है या नहीं है तो क्या है, ये थोड़ा सा आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा इसके बारे में। उसके बाद जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं, जो पहले वाले तरीके हैं, बिफोर वाले तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं, वो पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं जो हम लोग अभी पानी का स्टोरेज करते हैं या खेती में, सिंचाई में, ध्यान रखना, उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। कुछ आपको यहाँ विवेकपूर्ण तरीके का मतलब ये हुआ कि आपको कुछ आधुनिक तरीके देने हैं या विवेकपूर्ण तरीके देने हैं, ध्यान रखना, जो यहाँ से नए तरीके हैं, नए तरीके की यानी आधुनिक तरीके, राइट। उसके बाद कुछ यहां से समाधानात्मक सुझाव के रूप में आपको निष्कर्ष देना है। इट मीन्स मतलब आपको कंक्लूजन देना है, यानी इतना पॉइंट आपसे डिमांड करता है। इतना आप कर लेंगे तो आपको दिमाग में मजा सा आ जाएगा। चलिए इंट्रोडक्शन से हम लोग बात करते हैं। एज ए टेस्ट भी किसी प्रश्न को लिख देंगे, जैसे मैं बताता हूं, आपको बेहतर नंबर मिलने में भूमिका अदा करेगा। मैं चैलेंज करता हूं इस चीज का, राइट। तो यहां से क्या है, तो यहां आप लिखेंगे उद्योग, कृषि एवं घरों में पानी का अपव्यय एवं दुरुपयोग होने के कारण भारत की अधिकतम आबादी पानी की समस्या से, यह समस्या का सामना कर रही है। देखो, दोनों तीनों पॉइंट आपने बोल दिया कि कर रही है, तो यहां से ये भी कर सकते हैं कि पानी की बर्बादी एवं दुरुपयोग के कारण, एक प्रकार से कहा जाए बर्बादी या बढ़ती जनसंख्या के कारण एवं बढ़ती जनसंख्या के कारण यह सुनिश्चित है कि देर सबेर एक दिन पानी की समस्या का सामना करना होगा। अब भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अगर लगातार हम लोग नहीं करें तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। जब आपको इतना उसको इंट्रोडक्शन में दे देंगे तो उसको लगेगा कि आपने यहाँ उद्योग में भी ऐसा कुछ हो रहा है, कृषि में भी ऐसा कुछ हो रहा है, घरेलू चीजों हम उपयोग करते हैं वैसे भी कुछ हो रहा है, तो हम वहाँ अपव्यय ज्यादा करते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं।
अब ये वजह क्या है, इसके बारे में यहाँ पारंपरिक तरीकों को तुम इकट्ठा करोगे। आप आज भी गांव के जब एरिया में जाओगे तो वहां जो कृषि में सिंचाई करने की जो परंपरा है वो क्या है कि अगर ट्वेल यहाँ है तो पानी जा रहा है इतना दूर तक, ध्यान रखना, एक भरे के माध्यम से या एक नाले के माध्यम से। इतने लाइट आती है तो वहां से लाइट जाता है, इतने पानी वो फैलता है, फिर लाइट बंद हो गई है, फिर 2 घंटे लाइट आ रही, फिर वो जाता है। इससे क्या कर रहा है, इसमें दोनों का ही उपयोग है, लाइट का भी और इसमें किसान का भी। अब किसान के पास इतने रिसोर्स नहीं कि सारी सुविधाएं पैदा कर सके, सरकार के पास इतनी फंड नहीं, ध्यान रखना, सबको ध्यान रखना, सारी व्यवस्थाएं कर सके। तो दोनों लोगों को मिलकर यहाँ काम करना पड़ेगा। पारंपरिक तरीकों को ध्यान रखना, हमें आधुनिक तरीकों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ इतना लिखेंगे तो मजा सा उसे आ जाएगा, तो अगला पॉइंट डालेंगे जल भंडारण एवं सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से। तो यहाँ 2 पॉइंटों में यहां इकट्ठा कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा जल भंडारण एवं सिंचाई के पारंपरिक तरीके, इतना लिख दो। उसको यहां 3-4 पॉइंटों में डिफाइन कर दो कि कौन कौन से तरीके हैं जो अभी चले आ रहे हैं। देखो, एक बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तालाब भी हो सकता है, यहां आप कह सकते हैं कि तालाब होता है। तो आज के समय लगातार तालाब क्या हो रहे हैं गांव में, तुम देखेंगे लगातार कम होते चले जा रहे हैं। क्या वजह है इनकी? सरकारें तालाबों के पीछे काम कर रही है, लेकिन तालाब कम होने की वजह से जो बरसात होती थी उसका पानी सारा स्टोर उसमें हो गया, उसके बाद वहां से सिंचाई के द्वारा से ध्यान रखना उसको कर लेते थे। तो ये भी एक वजह है कि तालाब लगातार एक सिंचाई का जल भंडारण का माध्यम है, लेकिन वो कम हो रहे हैं, और कम होने की वजह समस्या भी क्या हो रही है, पैदा हो रही है। यहाँ झालरा हुआ करता था, यहाँ आयताकार होता है चारों तरफ, वो भी एक तरीका है, और भी बहुत सारे, यहाँ टंकी भी तरीका है। ये सारे तरीके क्या हैं, पारंपरिक हैं, लेकिन इनसे काम तो नहीं चलने पाला। झोड़ा हो सकता था, आहार हो सकता था। तो कुछ ऐसे तरीकों को यहाँ डिफाइन कर दीजिएगा जहाँ से जल भंडारण के तरीके पुराने वाले हैं, लेकिन उनसे अगर हम आज लगातार वो कम होने के साथ साथ उससे पारंपरिक तरीके से जल भंडारण की समस्या निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें आधुनिक तरीकों की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो आधुनिक तरीके के जब तुम 4-5 पॉइंट लिख दोगे यहाँ पे, तो लिख दीजिएगा कि इस प्रकार के जो जल भंडारण के तरीके हैं गांव में, सामान्य रूप से एक तालाब में सिंचाई का पानी, यहाँ पे कह सकते हैं कि बरसात का पानी चला जाता था, गांव का तालाब का पानी जो भी है यहाँ पे चला जाता था, जल निकासी हुआ करती थी। आज लगातार क्या हो रहा है, खत्म से होते चले जा रहे हैं लगातार। इसकी वजह जल भंडारण कर भी नहीं पा रहे हैं, और ये नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। जल भंडारण किया, उसके बाद हमारे एक आदमी का खेत का यहाँ कैसे करे सिंचाई, वो बीच वाला आदमी से लड़ रहा है, भैया मैंने पानी नहीं निकालने दूंगा। तो ये समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद जाएंगे यहां पे क्या करेंगे, जल भंडारण एवं सिंचाई के आधुनिक तरीके या विवेकपूर्ण तरीके। देखो, इसको समझने का प्रयास करें। यहां तुम 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, पहले में 4-5 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट, 150-250 वर्डों में आराम से चीजें हो जाएंगी। पहला पॉइंट क्या है, एक ड्रिप सिंचाई आती है, देखिएगा ड्रिप सिंचाई। अब ये सिंचाई आप बता दीजिएगा कि इसका क्या रोल है। आपने देखा होगा जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां बांस के माध्यम से क्या करते हैं, झरनों के तरीके से सिंचाई की जाती है। मैं इसका एग्जाम्पल दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा यहां से, ये देख लिया ड्रिप सिंचाई है। तो क्या किया, यहाँ खेती में क्या किया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि खेती में एक बांस सा बिछा दिया और इसमें पानी जा रहा है, इसमें छेद डाल दिया। तो इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पौधों की जड़ों तक ही पानी पहुंच रहा है। तो यहाँ जो पानी एक्स्ट्रा जो चल रहा था, यहाँ पे आने में टाइम लग रहा था, इसको फैलने में टाइम लग रहा था, यहाँ समस्या जो पैदा हो रही थी, उससे हमें क्या हुआ, पानी का दुरुपयोग नहीं हुआ और हमारा टाइमिंग भी कम लगा। तो ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ध्यान रखना, यह ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दैट इज द इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक फैक्टर है, सेगमेंट है जहां से हम पानी की हम लोग बचत कर सकते हैं। और यहां से दूसरी, अगर उसके बाद हम लोग जाएंगे तो यहां फव्वारा सिंचाई आती है, देखिएगा फव्वारा, जिसको स्पेंसर सिंचाई कहते हैं, उसको भी लिख दीजिएगा। स्पेंसर सिंचाई क्या, इसके बारे में जानने का प्रयास करें। देखिएगा ये स्प्रिंकलर सिंचाई है। यहाँ पे क्या किया आपने, बांस के माध्यम से यहाँ एक ट्यूबवेल और उसके बाद फव्वारा एक प्रकार चारों तरफ फैल गया। तो ये क्या हो रहा है, वहाँ पौधों के ऊपर ही पहुंच जा रहा है। तो जो आने में टाइम लग रहा है, ये सब समस्या जो पैदा हो रही थी उसका निस्तारण हो रहा है। तो यानी ऐसे तरीकों से सिंचाई के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। पानी कम यूज किया जाएगा तो एक सीमित दायरे में इस पृथ्वी पर पानी है, इसका ये नहीं कि असीमित दायरे में है। तो यहां इससे फायदा होगा। और भी यहां से तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहां बेटा, जो सिंचाई का निर्धारण है, ध्यान रखना उस पर काम होना, सिंचाई की अवधारणा या सिंचाई के स्ट्रक्चर पे काम हो जाए, कि संरचना पे काम हो जाए। जैसे आज के समय में अगर हमारे यहाँ के किसान जो है या हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो
नाम लिखना जानते हैं, शिक्षित हैं, लेकिन एजुकेशन को एजुकेशन की तरह ग्रहण नहीं कर पाए हैं। जैसे किसान को यही नहीं पता कि पानी, इतना पता है गेहूं को 2 से 3 बार देते हैं, लेकिन वो पानी देते कितना है, पानी को देना कब चाहिए, पानी को देने का तरीका क्या होता है, उसकी अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, कौन सी मिट्टी में कितना पानी जाएगा, उसको नहीं ज्ञात है। वो क्या करता है, यहाँ ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल से यहाँ पे उसके पास गेहूं है, उसने खोल दिया, बस चारों तरफ से पानी फैल गया, भर गया, इसका मतलब है हाँ जी भैया खेत भर गया हमारा। तो यहाँ पे हमें इरिगेशन शेड्यूल्स को निर्धारित करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से जिस प्रकार की खेती हो रही है वहाँ उस पर एजुकेशन यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे लोग ये भी जान पाएं कि हमें कितना पानी, किस तरीके का पानी कब देना है और कितना टाइम देना है। इससे समझेंगे तो हमारे पानी की क्या होगी, सेविंग होगी, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ हमारे पास जो शुष्क खेती होती है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। शुष्क खेती का मतलब ये हुआ जो हमारे पास ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, तुमने देखा होगा बिना सिंचाई के कुछ फसलें होती हैं, उन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। आज के समय में अगर आप आएंगे यूपी वगैरह के एरियो में, पहले यहाँ उड़द हुआ करता था, तो आज के समय में तुम देख पा रहे हो यहाँ गन्ना गन्ना लगा पड़ा है, तो गन्ना यहाँ नमी को खींचता है, पानी को और ज्यादा उसको चाहिए, गन्ने वगैरह को, धान वगैरह को, तो जरूरत तो उसकी भी है, लेकिन हमें ऐसे प्रोडक्शन और भी करने पड़ेंगे जिस जो चीजें हमें बाहर से मंगाते हैं, और जब यही वो पैदा किया जाएगा तो वहाँ पानी की कम क्या होगी, हमें देना पड़ेगा खेती में, तो पानी की जब कम देने की वजह से वहां पानी की जो बचत है वो हमारे पास हो जाएगी। तो जब आपको उसको 4 से 5 पानी दे दोगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। ड्रम सिंचाई आपने बता दी, स्प्रिंकलर सिंचाई आपने बता दी, सिंचाई की संरचना को आपने डिफाइन कर लिया, शुष्क खेती के बारे में डिफाइन कर लिया, और भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया ठोक दो क्या यार अपने घर से, ध्यान रखना। तो यानी यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इस प्रश्न की डिमांड पे इतना काम कर लेंगे, इतना काम कर लेंगे, तो निष्कर्ष क्या होगा कि हमें क्या लिखेंगे निष्कर्ष में, इतना ही लिखेंगे कि भारत के अंतर्गत पानी की बचत और सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए पारंपरिक तरीकों को ध्यान रखना, आधुनिक तरीकों के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आने वाली समय की समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर सकें और समस्या से हम निजात पा सकें। ये एक देश हित के लिए एक बेहतर कदम होगा। दे दो यार, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस सीरीज कैसी लगती है आप इसको लिख के जरूर, विजेंद्र सर ऑफिशियल चैनल है, ध्यान रखना, विजेंद्र सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर सिर्फ क्वेश्चन भेजिएगा, आलतू फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसे लाभान्वित कर पा रही है। यदि आपको लाभान्वित कर रही है तो आपके अंदर से एक शब्द तो मेरे लिए निकलता है, आपको अगर एक अंश भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है सीरीज, तो प्लीज सभी लोग कमेंट करके बताएं कि सर मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और कल हम चर्चा करेंगे सभी लोग। मैंने कहा था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हम क्वेश्चन लेके आते हैं, लेकिन सैटरडे हम ऐसे लेके आते हैं, तो ऐसे की आर्ट सीखते हैं, ऐसे कैसे लिखना चाहिए। तो कल सभी लोग जुड़े कि ऐसे कैसे लिखना है, मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा, और इसका हम लोग एक टाइम डिपेंड कर लेते हैं कि भैया ऐसे इतने बजे आया करेगा, आंसर राइटिंग इतने बजे हुआ करेगी। और मैं प्रीलिम्स की सीरीज लेके आ चुका हूँ, वहाँ प्रीलिम्स में सीरीज कैसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस दे रहे हैं, सबके लिए लाभान्वित होगी। तो मिलते हैं एवरी डे और अलग अलग कंसेप्ट के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।